हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य के सरल इतिहास की बुक की, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बिना आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बहुत ही यूनिक टाइप के उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस बुक को पढ़ना आप लोग को बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोग को किसी और बुक की भी चाहिए वीडियो तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, उससे मैं आप लोग को इस बुक को जब जैसे ये बुक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उस बुक को शुरू करेंगे। और मैं वीडियो बहुत ही छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि जिससे ज़्यादा पढ़ने में बर्डन ना हो। बहुत ज़्यादा भी लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर दिमाग में होता है बस ये ख़त्म हो, तो इसलिए छोटे वीडियो रहेंगे तो आप लोग उसे ध्यान से इतना ही पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे आगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग अपना शुरू करेंगे। हम लोग देखिए इसमें पढ़ लिए थे आमुख, और इसके बाद विषय क्रम देख लिए थे कि क्या क्या आ रहे हैं इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे विषय प्रवेश पे, क्या क्या विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये डॉक्टर विश्वनाथ कहते हैं कि राज शब्द जो है भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। ये राजभाषा को केंद्र की सरकारी भाषा मानते हैं। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है। मतलब कि जो केंद्रीय सरकार, इसीलिए ये भारत के संपर्क भाषा ऐसे बोले हैं, जिसमें कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र। अब देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजभाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। ये देखिए इतने जगह की ये राज्य भाषा है, और इन क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग अलग बोलियां हैं। इनकी आदिवासियों की बोलियों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इतनी जो है हिंदी क्षेत्र की बोलियां हैं। इसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए कि हिंदी क्षेत्र की कौन कौन सी बोलियां हैं। चार ऑप्शन देने के बाद फिर उसमें समझ में नहीं आता है। बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न यह है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों रखते हैं। ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणीय रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली को समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिसमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है। उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। इतिहास क्या है, तो सबको पता होगा कि हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में ही झांकने का प्रयास करता रहता है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है।
पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी ही चीज़ें हैं, उन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पूर्ण निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु उसके शिलालेख है, अकबर नहीं है किंतु आईन अकबरी है, जिनसे उन जो जानकारियाँ मिलती है उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। यह अवशेष ही इतिहास लेखन की सामग्रियाँ हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए इतिहास क्या है अभी ये जाने। अब साहित्य का इतिहास कैसे निर्मित होता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वर्षवन की वार्ता, 252 वर्षवन की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1000 ईस्वी के आसपास माना गया है। राहुल सांस्कृत्यायन सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से साहित्य का लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सरहप्पा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसलिए हम 1000 से ही हिंदी का उद्भव मानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से भिन्न नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियाँ 3 हैं: क्षतिपूर्वक दृढ़ीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था, हिंदी में वह हाथ हो गया, त हट गया और ह में आकार जुड़कर हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति और अ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। काज, काम, सात, आठ जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया है कि प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी। अब संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते भी तो नगण्य है। वहाँ परसर्गों का काम विभक्तियों से चल रहा जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग नहीं होता। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। ऐसे में शशि के मुख से अहि से निकसे, मतलब चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहा हो, अहि मतलब सर्प जैसी पंक्ति आती है। पाली प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा भी लाजा होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पूर्ण प्रचलन होता था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे गज और गद दोनों के लिए गए। इसके अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पूर्ण प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ। पृथ्वीराज रासों में वर प्रमुदी प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है। सारांश है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्ति, दृढ़ीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पूर्ण प्रचलन से पुरानी हिंदी में हुआ। ये प्रवृत्तियाँ साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती हैं। अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल का। यहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते। वीर गाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियाँ हैं। जहाँ तक आदिकाल का प्रश्न है, गियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और कालखंडों की काल विधियाँ इस प्रकार हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल को गद्य काल 1900 से अब तक।
तो इसे अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्राय सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदि काल और रीति काल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया, जिसकी चर्चा हम करेंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 के आसपास माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना है। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। पुरानी हिंदी से तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा। सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों को दोहे, पद्म, संदेश रासक, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, प्राकृतिक पैंगलम के अनेक छंद, हेमचंद्र के छंद, हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में देश भाषा काव्य में विभाजित किया और देश भाषा काव्य को वीरगाथा काव्य कहा। और इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप भक्ति काल में सामने आता है। अब हम इसके बाद आदिकाल उत्तरवर्ती कालखंडों के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग आदिकाल को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छी बुक है, इसे आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देख लीजिए आदिकाल का समय 1000 से 1400। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को ही वीडियो आ जाएगी, ज़्यादा आप लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, बाय।